Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to continue with our topic that is Article 22 to 24. लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 19 से देखा था 21 तक, ठीक है। और एक पॉइंट मेरे से वहां पे छूट गया था जिसको नितिन ने कर दिया था कमेंट, तो मैंने उसको पिन कर दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो अब हम आगे आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें आर्टिकल 22 से पढ़ना है 24 तक, ठीक है। तो देखो 22 आर्टिकल तो अलग से है, पर 23 और 24 जो आर्टिकल है वो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन बताता है, ठीक है। और मैं इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले हम लोग आर्टिकल 22 से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 22, ठीक। आर्टिकल नंबर 22 क्या बताता है? ये बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। और डिटेंशन ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 22। जैसे आप कभी भी कोई अरेस्ट करता है आगे चल के, ठीक है। तो देखो उसके भी दो तरीके होते हैं, उसको पहले हम आगे पहले अभी ये जानते हैं, ठीक है। डिटेंशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। ये डिटेंशन के मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, ठीक। इसी के टाइप है ये। और एक होता है कि प्रिवेंटिव, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है ना, वो अपराध के बाद का होता है। जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक। आपने जब किसी का मर्डर कर दिया तो आपको अरेस्ट किया गया, ठीक। और प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि जो कोई भी, जैसे आपको शंका के अधिकार पे, जैसे आपके ऊपर शक था, ठीक है। मुझे आपके ऊपर शंका थी कि भाई ये कल को इस जगह पे बम ब्लास्ट करने वाला है, तो मैंने शंका के अधिकार पे आपको क्या कर लिया, वहां पे उठा लिया। जैसे मतलब उठाना मतलब यही हुआ कि अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग हमें जब आपको कोई अरेस्ट भी कर ले तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके के राइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जब हम इसमें बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 22 है। इसमें आएगा 22 का सब पार्ट 1, 22 का सब पार्ट 2, 22 का सब पार्ट 3, ठीक है। और जो इसमें आएगा 22 का सब पार्ट 4, 22 का सब पार्ट 5, 22 का सब पार्ट 6 और 22 का सब पार्ट 7, ठीक है। इसमें ये सब सेक्शंस आएंगे, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब समझ गए ना, जो कि देखो आफ्टर क्राइम होगा, जो आफ्टर क्राइम के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, और ये होगा बिफोर क्राइम, ठीक है। अपराध से पहले, अपराध के बाद वाला कौन है? प्यूनिटिव। और अपराध के पहले वाला कौन सा है? प्रिवेंटिव। देखो प्रिवेंटिव मतलब कि यार उससे बचाव कर लेना, ऐसे करके याद रख लो, ठीक। अब दो चीज हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 22(1) से, ठीक है। तो 22(1) क्या कहता है? ये बोलता है कि आपको पर्टिकुलर रीजन बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, ठीक है। और आपको अपना एडवोकेट चुनने का भी पूरा अधिकार होगा, ठीक है। ठीक है। रीजन टू बी टोल्ड, रीजन टू बी टोल्ड, ठीक है। एंड चॉइस ऑफ एडवोकेट, ठीक है। एंड एडवोकेट ऑफ चॉइस, ठीक है। ऐसे आप करके लिख सकते हो एडवोकेट ऑफ चॉइस, ठीक है। पहले जैसे अगर मैं आपको एडवोकेट बताने से पहले तीन टर्म समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो ये आपका एडवोकेट वाला टर्म है, ये तीन पार्ट में क्लासीफाई आप कर सकते हो। एक होते हैं जो आपने देखा होगा लॉयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एडवोकेट होते हैं, और एक होता है बैरिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो लॉयर का मतलब वो होता है कि जो एलएलबी की पढ़ाई के साथ, ठीक है। अभी आप जैसे वो वकील नहीं बन जाते, अभी भी उनकी एलएलबी की पढ़ाई चल रही होती है, उसके साथ जब वो हो तो लॉयर कहलाएंगे। एडवोकेट वो होते हैं जो आपका बचाव करते हैं। देखो जहां ज्यादातर हम लोग एडवोकेट को ही लॉयर बोल देते हैं, वो भी कोई गलत टर्म नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। पर अगर आपको डिफरेंस बिटवीन इसका पता करना हो तो वो ये होता है, ठीक है। एडवोकेट का मतलब होता है जैसे कोई भी बचाव करना, जो बचाव करने के तौर पे आता है, जैसे। और जो बैरिस्टर होता है जो जिसने यूके से अपनी लॉ की पढ़ाई की हो, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक। तो ये होता है। देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 का सबसेक्शन 1 ये हमें बताता है कि रीजन टू बी टोल्ड, ठीक है, कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, उसका रीजन आपको पर्टिकुलर बताया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको रीजन बताए बिना आपको अरेस्ट कर दिया, नहीं, रीजन आपको बताया जाएगा। और आपको पूरा अधिकार होगा कि आप जाकर अपना एडवोकेट वहां पे चुन सको कि जो आपका केस लड़े, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा आकर केस लड़ेगा, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। फिर आएगा आर्टिकल 22 का 2, सब सेक्शन 2। तो ये क्या बताता है? देखो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी आपने किडनैप किया जिसको, ठीक है, उसको आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया, ठीक है, आपको उसको 24 आवर के अंदर, विद इन 24 मजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा, मतलब उसको
वहां पे लाना पड़ेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने किडनैपिंग की। पर देखो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है यहाँ पे कि 24 आवर्स क्या पता भाई वो जिस कोर्ट में लेकर जा रहे हैं उसको वही 24 किलोमीटर उसको जाते जाते ही लग गए। पर आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि लाने और जाने का टाइम यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो उसको अपने व्हीकल में बैठा के लेकर जा रहे हो, ठीक है, पुलिस की व्हीकल है उसको बैठा के लेकर जा रही है, तो लाने और जाने का टाइम हटा के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 22 का 2 बताता है। ठीक, अब देखो ये भी यहीं पर बता देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 22 का 3 क्या होता है। देखो आर्टिकल नंबर 22 का 3 होता है कि जो भी मैंने दो राइट्स डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है, वन में आपको रीजन टू बी टोल्ड और एडवोकेट ऑफ योर चॉइस लेने का पूरा अधिकार है। 22 के 2 में हमने ये पढ़ा कि जो पर्सन को विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने शो करना पड़ेगा। ठीक, और 22 का 3 हमें ये बताता है कि जो अभी मैंने आपको राइट्स बताए, ठीक है, ये फॉरेन एनिमीज के लिए लागू नहीं होंगे। ठीक है, फॉरेन एनिमीज के लिए ये लॉ लागू नहीं होगा। 22 का 3 बताते हैं। देखो फॉरेन एनिमीज कौन से होते हैं, जैसे सपोज करो कि जैसे अभी हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, ठीक, तो अगर हमने कोई भी पाकिस्तान के किसी आदमी को किडनैप किया और हमें उससे ये जानने को मिला कि भाई ये आकर इंडिया में कहीं ना कहीं हमला करवा सकता है, ठीक, तो उस पर्टिकुलर थिंग के लिए यहाँ पे मैं जो ये फॉरेन एनिमी के लिए ये राइट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा। भाई देखो अब फॉरेन एनिमी है, अपने देश के बारे में गलत सोच रहा है, तो भाई अब मैं उसको थोड़ा ना ऐसा बोलूंगा कि आप अपने चॉइस का एडवोकेट ले लो, नहीं, वहां पे ये नहीं फॉलो होगा। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो मैंने अभी आपको प्यूनिटिव बता दिया जो कि आफ्टर मर्डर आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम प्रिवेंटिव पढ़ेंगे कि जैसे जो आपको शंका के अधिकार पे, अब इसका पहले मतलब समझ लो कि कैसे होता है। देखो क्या होता है ना कि जैसे आपका पता चला कि आप किसी बस्ती उस्ती में रहते हो, ठीक है, और आपने कोई बड़ी प्लानिंग कर ली है कि हम इस बैंक को लूटेंगे जाकर। ठीक, तो उस बैंक को लूटने के लिए आपने एक एक शक के आधार पे पुलिस ने आपको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया कि उसको होने से रोका जाए। ठीक है, वहां भी आपको हर चीजें बताई जाएंगी। तो देखो अब इसके आते हैं सबसेक्शंस, तो हम यहाँ पे 22 का 4 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या रहता है ना कि जो ये लेटेस्ट बाय रहता है ना ये मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए हो सकता है। ठीक है, इसको मतलब पेंडिंग रखा जा सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स, और ऐसे ये बढ़ाया भी जाता है। ऐसी बात नहीं कि ये मैक्सिमम 3 मंथ्स, तो मैंने इसलिए बोला कि ये केस 3 महीने तक, जैसे वहां पे क्या था 24 आवर्स तक, यहाँ पे 3 मंथ तक कम से कम उस केस को पेंडिंग रखा जा सकता है। उस केस को क्या रखा जा सकता है, पेंडिंग रखा जा सकता है। ठीक है, 3 मंथ तक। ये पहले वाले में हमें ये बात बताई गई है कि जो इसको स्मूथली वर्किंग करे उसी को बताया गया। ठीक है, और 22 के 5 में क्या है, देखो आपने मैक्सिमम 3 मंथ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी रीजन टू बी टोल्ड होगा। ठीक है, रीजन टू बी टोल्ड, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है, रीजन टू बी टोल्ड। ठीक, रीजन हो गया आपने बता दिया, और आपकी कौन सी वो नेसेसरी थिंग्स है जो आपकी वहां पे सारी बातें सुनी जाएंगी। ऐसा भी नहीं कि भाई आप वहां गए आपको अरेस्ट करके रख लिया और आपको कोई बातें नहीं, नहीं, आपकी नेसेसिटी जितनी भी आपकी जरूरी बातें हैं वो भी वहां पे क्या की जाएंगी, सुनी जाएंगी। ठीक, यहाँ पे ये चीजें आती हैं। देखो असल में तो ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक एक्ट आता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, 1980 में जो आया था, तो उसके हिसाब से तो इसका एक्सटेंशन 12 मंथ तक भी हो सकता है। बट इन सपोज इन केस ऑफ जैसे अगर हम नॉर्मली किसी को शंका के अधिकार पे उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका केस 3 मंथ तक पेंडिंग रह सकता है। उसके बाद आपको ऐसे तो वो एक्सटेंड हो जाता है, बट आपको इतना रख के चलना है कि 3 मंथ तक उसको रखना है। ठीक, ये हो गया 22 का सेक्शन नंबर 5 हो गया, और 22 का, और जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, ठीक है, डिटेंशन, दो तरीके की डिटेंशन हो गए। ठीक है, और अगर 22 का 6 क्या बताता है, देखो 22 का 6 हमें ये बताएगा कि अगर नेसेसरी नहीं है, ठीक है, तो आपको रीजन भी बताने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट नेसेसरी देन डोंट टेल द रीजन। ठीक है, डोंट टेल द रीजन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे वो चीज पर्टिकुलर नेसेसरी नहीं है, जैसे अगर मैंने बताया ना कि आपको फॉरेन एनिमी को किसी को किडनैप कर लिया भाई, तो देखो वहां पे नेसेसरी नहीं है। अब भाई आपको पूरी तरह शंका है कि हाँ भाई ये अटैक करवाने वाला था, तो उसको आप क्या कर लोगे, किडनैप कर लोगे, और उसके पास कोई ऐसे पर्टिकुलर राइट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक, ये आपको समझ आएगा। फिर आएगा आर्टिकल नंबर 22 का सबसेक्शन 7। देखो अभी अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। देखो 7 में बेसिकली यही बताया गया है ना कि आपको किस कारण के लिए और कितने समय के लिए रखा जाएगा, ये भी आपको वहां पे बता दिया जाएगा। तो कितने, देखो कितने समय के लिए, मतलब हाउ मच टाइम के लिए आप बोल सकते हो, हाउ मच टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए आप वहां पे उसको रख सकते हो पर्टिकुलर बंदे को। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर
22 का सबसेक्शन सी 7 बताता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पर्टिकुलर बहुत सारे वो आते हैं, डिटेंशन एक्ट्स आते हैं, हाँ। सम जैसे डिटेंशन एक्ट्स आते हैं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको लाइन वाइज। तो देखो सबसे पहला है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है। ये आया था 1950 में, ठीक। और इसी को 1969 में खत्म कर दिया गया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये सब मतलब अभी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, इन्हें देखो जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट आया तो उसको 1950 में और 1996 में उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपका मीज़ा। देखो मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर वो लोग शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ के देते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो जैसे मीज़ा मीज़ा एक्ट 1971 में आया था, ठीक? इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री नहीं, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये आया था आपका 1971 में, जब इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर थी। तो पता क्या हुआ था कि लोग उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध करने लगे, तो उन्होंने फोन कॉल से ही, ठीक है, ये इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। भाई देखो फोन कॉल से, तब उस समय से, जैसे जब आप पे ये केस लगा तो उन्हें फॉरेन जाना बना हो गया, फिर उन्होंने भाई कॉल किया और कॉल करके अपनी नेशनल इमरजेंसी लगा दी। पर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे फोन कॉल से कोई भी, आप किसी को भी ऐसे नहीं रोक सकते हो कि भाई आप हमने नेशनल इमरजेंसी लगा, उसके पर्टिकुलर एक मीटिंग्स होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक। फिर आता है अपना तीसरा, देखो अब ये 1971 में इसकी स्टार्टिंग हुई, 1977 में इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक। ये भी चीज खत्म हो गई वहां पे। फिर आता है अपना सीओ एफ ई और पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। प्रिवेंटिव, देखो प्रिवेंटिव ऑफेंस ऑफ स्मगलिंग, ठीक है, एक्ट, ठीक है। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, देखो अब स्मगलिंग का यहाँ पे मतलब समझो, ठीक है। स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, ठीक है, ये हुआ। तो ये आया था आपका 1977 में, ठीक है। 1974 में आया था, सॉरी, ठीक है। 1974 में ये एक्ट आया था आपका। तो 1974 में जब ये एक्ट आया था, इसका क्या कहना था कि जैसे स्मगलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पे गोल्ड के भाव मान लो कि 15% जीएसटी लग के मिलते हैं, ठीक है। उसके अलग से टैक्स है, ठीक है। बिना टैक्स के उस बंदे ने बाहर से उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, वो सब चीजें क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली, ठीक। और उसी उसके बाद उसी सब चीजों को इंडियन वाले मार्केट में बेच रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, उसको तो एक तरीके से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी को बोलते हैं फॉरेन स्मगलिंग। जैसे ये जरूरी नहीं कि इसी चीज की हो, अलग अलग थिंग्स की भी हो सकती है, ठीक है, राशन पानी इन सब चीजों की, ठीक है। उसी को बोला जाता है स्मगलिंग। जैसे अगर आप यहाँ से बाहर से आईफोन इंपोर्ट कर ले रहे हो बिना किसी टैक्स वैक्स के, ठीक है, अलग अलग जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, इतनी सारी गवर्नमेंट चीज इसीलिए लगाती है, ठीक है, कि वो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आए, ठीक। आप ये वाला पॉइंट समझ गए होगे। देखो अब फिर मैंने एक आपको बताया था यहाँ पे, फोर्थ वाले यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। ये आया था आपका 23 सितंबर 1980 में, 23 सितंबर 1980 में आया था, ठीक है। ये हो गए चार, ये हो गए। फिर आएगा अपना, आपको दो ऐसे याद रखने, पोटा और टोटा, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप। पोटा और टोटा, देखो ये दोनों ही टेररिज्म के लिए थे, ठीक है। ये दोनों किसके लिए थे, टेररिज्म के लिए थे। जो टोटा था, TATTATD, ठीक है। इसमें ये था कि टेररिज्म, ठीक है, एंड डिटेंशन एक्ट, ठीक है। इसका सॉरी, शायद मैंने ये गलत लिख दिया, ठीक है। इसका था टाडा, ठीक है, टाडा, टाडा। देखो टाडा का मतलब क्या होता है कि टेरर एंड डिटेंशन, इसके जो एक्ट आए थे, ठीक है, ये 1985 में आए थे, ठीक। और इसको जो खत्म किया गया था वो 1995 में इसको क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। टाडा यहाँ पे आया था। और जो पोटा है अपना, ठीक है, इसमें भी यही था, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। ये क्या था, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट। देखो प्रिवेंटिव ऑफ, यार आप लिख लीजिएगा, टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में आया था और
2004 में इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे दो था, एक एक टाडा था और एक पोटा था। ठीक है, टाडा मतलब क्या होता है, टेररिज्म एंड डिटेक्शन एक्ट 1985, जो कि 1995 में खत्म हो गया था। और पोटा एक्ट जो आया था 2002 में आया था, और वो 2004 में उसको खत्म कर दिया गया था। तो अभी जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिसेंटली कौन सा टेररिज्म को हटाने के लिए चल रहा है एक्ट, ठीक है, रिसेंट में, जैसे जो प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है, तो प्रेजेंट में जो चल रहा है आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये सब तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए थे इसी के अंदर। तो जो अभी पर्टिकुलर बेस में चल रहा है वो चल रहा है आपका UAPA। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1967 में हुई थी। ठीक है, 1967 में थे। इसका इसका क्या फुल फॉर्म है, अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंटिव एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंटिव एक्ट। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी हुई थी 1967 में। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें या तो आपको डेथ पेनल्टी लगेगी, ठीक है, डेथ पेनल्टी लगेगी, या तो आपको लाइफ टाइम इम्पीच, ये रहता है ना कि लाइफ टाइम प्रिजनमेंट कर दिए थे, प्रिजनमेंट। ठीक है, प्रिजनमेंट मतलब क्या रहता है, प्रिजनमेंट मतलब होता है कि आपको पूरे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और जो UAPA, ये खासकर उन्हीं अपराधियों पे लगता है कि जैसे जिसने बहुत बड़े क्राइम की, जिसने देश के बारे में जैसे कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर दी बाहर वाले देशों में, तो आपको यहाँ पे मृत्यु दंड की भी प्रतिक्रिया है कि मृत्यु दंड भी मिल जाता है। ठीक है, और ज्यादातर केस में मृत्यु दंड ही दिया जाता है, जिनको देखा होगा आपने, फांसी में लटका दिया जाता है। ठीक, और लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट भी रहता है, कि जैसे कि आपको पूरे जिंदगी भर आपको जेल में क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो इतना आप समझ गए होगे। आर्टिकल नंबर ये था 22। ठीक, तो हमने इसमें इतनी चीजें पढ़ी कि जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट वारंट एंड डिटेंशन के बारे में पढ़ा, उसके सब सेक्शंस पढ़े। ठीक है, और प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव क्या होता है। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव से आप मतलब समझ जाइएगा, जो कि मर्डर के बाद का जो आपके पास कौन से राइट्स मिलते हैं, और मर्डर से पहले जैसे आपको शंका के अधिकार पे वो कैद कर लिया तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, वहां पे। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल नंबर 22 था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब ध्यान से समझना इसका मतलब। इसका ये मतलब होता है कि जैसे आप मानो एक गांव में रहते हो। ठीक है, देखो जबरन और शोषण का जो विलुप्त होते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, एक कोई स्ट्रांग व्यक्ति है, जैसे जमींदार मान लो, तो गांव में जो रहते हैं, ठीक है, और एक वीक है जो किसान है वो। ठीक, भाई देखो अब उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है, तो वो जो जमींदार के पास आया, मतलब जो वहां का मालिक है, ठीक है, जो मुखिया नहीं होता था, मान लो कि मुखिया है वो। ठीक है, वो यहाँ पे आया, इसी को बोला जाता है जबरन। ठीक है, जबरन करना। ठीक, वो मुखिया जी के पास आया और उसने क्या बोला कि जैसे मेरी बेटी की शादी है, मुझे अभी, आप सपोज करो कि मुझे आ, उस टाइम के हिसाब से 500 रुपया चाहिए अभी। ठीक है, 500 सपोज करके चलो, हाँ, 500 रुपये चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा, बट उसके चलते, देखो भाई वो इतना गरीब है कि वो 500 रुपये भी नहीं कर सकता उसको, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा, पर उसके बदले आपको जिंदगी भर मेरी से में जैसे उनका कोई खेत है, एक खेत है, ठीक है, आपको जिंदगी भर इसी पे जैसे वो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी भर, लाइफ टाइम, अगर आप चुका नहीं पाते हो। तो उसने हाँ बोल दिया, कि भाई तब उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी। तो अब क्या होगा ना, कि यही बंदा, जैसे ये जो है पर्टिकुलर, ये हमेशा आएगा इसके यहाँ आकर काम करेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, जब तक ये पूरा पैसा चुका नहीं देता। और सपोज करो जैसे अगर अब काम करते करते इसकी मृत्यु हो गई, तो जो इसका बेटा आएगा वो भी यही काम करेगा। ठीक है, जो उसके जैसे और इसने और बुला ले कि आप सबको बुला लाओ, जितने भी आपके जो रिश्तेदार में हैं उनको भी बुला लाओ, वो भी यहीं आकर मजदूरी करेंगे। तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यही होता है जबरन। ठीक है, शोषण जैसे किसी का करना होता है ना, वो यही चीज होती है। ठीक, ये बात आप क्लियर हो गई होगी। देखो एक्सप्लोइटेशन का मतलब हो गया ये, और इसकी में और भी टर्म्स आ सकते हैं, जैसे एक होती है देवदासी। देखो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का एक फेमस डांस है। ठीक है, उसमें एक टर्म आता है देवदासी। ठीक है, तो देवदासी के अंदर ये रहता है ना कि जैसे आप कोई भी एक मंदिर में, पहले क्या होता था ना कि एक कोई नाचने वाली, जैसे कोई लड़की को रख लेते थे, कि आप लाइफ टाइम जैसे कोई भी कोई प्रोग्राम होगा, आपको आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको लाइफ टाइम बस ये डांस यहाँ पे आकर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये चीज भी क्या हुई, एक तरीके से जबरनी हुई भाई। बात समझ गए ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सप्लोइटेशन का मतलब आप समझ गए होगे। अब आर्टिकल नंबर हम लोग शुरू करते हैं 23 से। ठीक है, देखो इसमें क्या बताता है कि ये कहता है कि प्रोहिबिट, देखो अब इसमें प्रोहिबिजन लगने शुरू हो जाएंगे कि किस चीज में रुकाव है। ठीक है, प्रोहिबिट टू फोर्स लेबर,
ठीक है, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब भी वही होता है भाई, ये याद रखना, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग, ठीक है, आपको ये समझ, देखो फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ही ये होता है कि जैसे मैंने जो आपको यहाँ पे टर्म समझाया ना, वही टर्म यहाँ पे है, ठीक है, जबरन करना, ठीक है, जैसे जो अभी मैंने आपको टर्म समझाया उसको बोला जाता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट एक्ट्स आए तो उसको आगे पढ़ते हैं। हाँ, देखो बॉन्डेड लेबर का ही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, ये जमीन वाला, वो एग्जाम्पल यही लागू होगा, ठीक है, जबरन तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। और एक होता है फिर स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी पहले के टाइम पे होता था भाई, स्लेवरी का तो ये सिस्टम जब मुगल पीरियड था ना तब का था, कि जब जहाँ पे स्लेवरी किया जाता था, स्लेवरी सिस्टम जहाँ पे पहले था, ठीक है। फिर उसके बाद आया था अपना बैगर। बैगर में क्या रहता है ना, कि आपसे बहुत ज्यादा काम कराया जाएगा, जैसे मान लो कि आपसे 10 घंटे तक काम कराया गया, ठीक, और 10 घंटे के बाद आपको सिर्फ 2 घंटे की वेजेस दिए गए, मान के चलो, तो मतलब आपसे काम तो पूरा करा लिया गया, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम आपसे कंप्लीट करा लिया गया, पर आपको सिर्फ तनख्वाह जो दी गई वो 2 दिन की दी गई। तो भाई ये एक तरीके से शोषण ही तो हुआ उस बंदे का, ठीक है, उस बंदे के साथ वो नाइंसाफी तो हुई कि भाई तुमने इतने देर तक तुम मुझसे काम कराया, उसके बाद तुमने कितना सा पैसा दिया, इतना दिया, ठीक। तो इसमें भी क्या हुआ था ना कि देखो, अब यहाँ पे आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें भी दो टर्म्स आते हैं, देखो आर्टिकल ये प्रोहिबिट लेबर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए थे, देखो जैसे मैंने आपको बॉन्डेड लेबर एक्ट, ठीक है, जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था, वो जो आपका आया था वो 1976 में आया था, ठीक है। और यहीं पे एक आता है कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जैसे अगर हमें जानने को मिले, जैसे मैं ये आपको अगले पेज में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, ये आया था आपका 19 आई थिंक 70 में ही था, हाँ 1970, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जैसे सैलरी आप मानते हो ना, उसी को मान के चलो, ठीक है। तो क्या है, इसमें एग्जांपल देता हूँ, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक। तो ये लड़का भी 10 घंटे काम करता है, अब आप खुद सोच के मेरे को एक पद के लिए बताना, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे देखो, ये 10 घंटे काम करता है और ये भी 10 घंटे काम करती है, ठीक है। तो दोनों में से किसको ज्यादा वेजेस देना चाहिए, लड़की को देना चाहिए कि मुझे लड़की को देना चाहिए, आप खुद सोचो एक मिनट के लिए, प्रैक्टिकल होकर सोचना, ठीक है। तो आप यही बोलोगे कि दोनों को इक्वली वेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं। तो वही एक्ट यहाँ पे लाया गया जिसमें इक्वल रिम्यूनरेशन ऑफ एक्ट बताया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये आप ये वाला तो पॉइंट समझ गए होगे, इसमें और भी आया था, देखो इमोर्टल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वुमेन्स के लिए आया था जो, ठीक है, एक इसमें ये आया था, आपको बस ये याद रखना है कि इमोर्टल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स वाला भी आया था, ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन वाला समझ गए आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी आया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मैंने आपको बताया, वही जो वहां पे केस अभी जो हमने कौन सा पीछे डिस्कस नहीं किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ठीक है। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था वो 1976 में आया था, सॉरी ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये 1976 में आया था, 1970 में 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया था, ठीक। ये यहाँ पे हो गया 1970 में, ठीक। ये चीजें हो गई क्लियर। अब आएगा आर्टिकल नंबर, अब आएगा यहाँ पे, यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि पेजेस तो अब खत्म ही हो गए, वरना फिर ऐड करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, आर्टिकल नंबर 24, इसके बाद हम लोग 25 से 28 तक करेंगे, जो रिलीजन के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि ये प्रोहिबिट करता है अपना, प्रोहिबिजन ऑफ प्रोहिबिजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है, इन फैक्ट्रीज। तो देखो पहले के क्या संस्थान थे इसके, देखो जो 6 से 14 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें फैक्ट्री में जो भी डेंजरस फैक्ट्रीज हैं, जैसे आप कोल माइंस की फैक्ट्री देखते हैं, ठीक है, जो डेंजरस प्लेस में अवेलेबल हो, ठीक है, डेंजरस सिचुएशंस में अवेलेबल हो, जहाँ पे जैसे एक होता है कि जहाँ पे लोहा बनता है, ठीक है, जहाँ पे आयरन्स बनते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे एक गर्म पट्टी होती है, जिसमें भाई बच्चों को अपने आप से वो पूरा गर्म सिस्टम रहता है, ठीक है, वहां पे जैसे उनको उनकी जान का भी खतरा होता है, तो 6 से 14 साल तक वहां पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजंस दिए गए वहां पे कि आप इतने टाइम तक वहां पे उनसे काम नहीं करा सकते, कितने 6 से 14 तक, ठीक है। फिर बाद में चल के इनको और चेंज किया गया, इनमें और चेंजेस लाए गए, देखो इनमें चेंजेस क्या है, पहले जो था, जैसे अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो पहले क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। अब पहले में क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे मैं ऊपर इसी को इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरा टॉपिक इधर ही हो जाएगा, फिर आपने ये तो लिख लिया होगा ना,
इक्वल रिमरेशन एक्ट, ये इक्वल रिमरेशन एक्ट आपका आया था 1976 में, ये आप करेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर पहले 14 तक था, फिर 2006 में ये बोला गया कि उनको रेस्टोरेंट, ठीक है, और जैसे जो और कोई भी जैसे ऑफिसेस है, ठीक है, वहां पे जो झाड़ू पोछा करते थे उनको वहां भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और 2017, ठीक है, जो एक 17, ठीक है, और 16, मतलब 16 और 17 दोनों आपको एक जगह बुक में मिल जाएगा, दोनों ही सही डेट्स है, ठीक है। तो 2017 और 16 में ये आया गया कि अब उनको कोई भी तरीके की फैक्ट्रीज, ठीक है, कोई भी तरीके के इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहां पे उनको काम करने का अधिकार नहीं है। कोई भी तरीके के अगर इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई, ठीक है, उनको वहां पे काम करने का अधिकार नहीं है। उनका मन है तो कर ले, वरना नहीं मन है तो ना करे, ठीक है। वहां पे ये चीजें बताई थी, ठीक है, ये चीजें हो गई कंप्लीट। अब देखो, अब यहाँ पे ये आई थी कि पर इसके कुछ एग्जेप्शंस भी रहते हैं, ठीक है। एग्जेप्शंस क्या है इसके, जैसे मान लो कि भाई आपको अपने घर पे आपकी मम्मी काम करवा रही है, ठीक है, मम्मी ने काम कराया, तो भाई अब वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, नहीं। वहां पे वो अलाउड होगा अगर आप कोई भी हाउस के इंगेजमेंट में इंगेज हो, पर ये भी नहीं है कि भाई आपसे कोई, जैसे आपसे खेती बाड़ी कराई जा रही है, ठीक है, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि जैसे इसमें देखो, इसमें क्या सिस्टम रहते हैं ना, जैसे आपको कोई काम कराया जा रहा है, तो वो आपकी स्कूल टाइम पे ना हो, ठीक है, आपको प्रॉपर एजुकेशन तो मिलनी ही मिलनी है। ये नहीं कि भाई देखो, जैसे आपका स्कूल का टाइम, ज्यादातर स्कूल का टाइम 8 से लेकर 2 तक होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप वहां पे कोई भी काम नहीं करोगे, और ज्यादा से ज्यादा 3 आवर्स तक काम करना है, और मैक्सिमम 5 आवर्स तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और आपके स्कूल के टाइम पे नहीं होना चाहिए, और अगर वो होम असिस्टेंट है तो देन इट विल बी अलाउड, ठीक है, वो अलाउड होगा तब। अगर ऐसे है तब अलाउड नहीं होगा। बाकी यही है, यहाँ पे इतने सिस्टम्स थे, ठीक है। तो आइए अब थोड़े फटाफट इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। देखो, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के वही पीआईक्यूज लेकर आता हूँ, पीआईक्यूज के थ्रू अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट्स दैट गिवन टू एन पर्सनल अरेस्टेड under the 22 of the Indian Constitution, ठीक है। At the time of the arrest, the person has the right to know the reason of arrest। देखो, मैंने ये आपको बात बताई थी, ये तो पहले ही मैं बताई थी कि अगर आपको कोई भी अरेस्ट करा तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसका रीजन जान सके, ठीक है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार है, पर आपको ले जाने आने का टाइम नहीं लगेगा, तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। Conferences given in the policy custody needs to be recorded and can be used as evidence against। देखो, देखो, ये पॉइंट नहीं होगा वैलिड, पता क्यों? कल मैंने आपको एक चीज बताई होगी, जैसे मान लो कि आपको जबरन करके, जैसे पुलिस ने आपको जबरदस्ती ये लिखवा दी कि मैंने ये क्राइम किया, आपने लिख के उन्हें दे भी दिया, पर जब आप कोर्ट के अंदर आओगे तो आप उनसे इजीली आकर ये बात बोल सकते हो कि नहीं भाई, ये काम मुझसे जबरदस्ती कराया गया और मैं इसके लिए रेडी नहीं था, तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बॉय बिलो 15 years, ठीक है, एंड एनी वुमेन्स कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर द पुलिस स्टेशन नियर बाय फॉर आस्किंग क्वेश्चन। देखो, पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा, पर पुलिस आपके घर पे आकर वो चीज पूछ सकती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी एंड डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। फिर आएगा, देखो यहाँ पे ये अंडर द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द एक्सटेंशन ऑफ द सर्टेन प्रोमाइसी, मतलब कि कुछ ऐसे मैंने बोला ना कि 3 महीने के लिए रख सकते हैं, जैसे ये इसका आंसर तो 3 मंथ्स हो जाएगा, पर उसने बोला कि जैसे कुछ बीच में जैसे रोकथाम लगी उसको हटाए बिना, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड, ये मैंने आपको पॉइंट वही लिखा है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना हो सकता है? 3 माह का मतलब होता है कि 3 मंथ्स, ठीक है, इतना तो पता ही होगा भाई, ठीक। फिर आता है कि थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल नंबर 22 राइट टू एजुकेशन के साथ करता है? नहीं भाई, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनल लायबिलिटीज, पर्सनल लायबिलिटीज के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने। देखा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही तो मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं ये अब आपको मुझे बताना है, ठीक है। एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, सब पार्ट्स ऐसे करके आप रिकॉल कीजिए। उसके अंदर 3 पार्ट थे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको उसको रिकॉल करते रहना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये भी कुछ नहीं बताया भाई मैंने अभी तो, ठीक। ये चीजें हो गई यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज पर द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन सेल बी डिटेन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंस, देखो एक्सीडिंग पीरियड, देखे
कि नो पर्सन शेल बी डिटेन्ड विदाउट एन अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। कितने आर के अंदर, कितने आर के अंदर बताया था मैंने? 48 आर बताया था? नहीं बताया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना कि ले जाने और आने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, 12 आर बताया था? नहीं। 36 बताया? नहीं, 24 बताया था। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मीजा? देखो मीजा एक्ट अब आपको बताना है कब आया था। देखो अब यहाँ से आप रिकॉल करना शुरू करो। मीजा एक्ट मैंने जब आपको बताया था, क्या बताया था, 1971 में आया था, जो कि 1977 में हट गया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आएगा जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाने की सोची। तो इसका क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल नहीं, ये मैंने गलती से लिखवाया था वहां पे, याद आया। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए भाई, जेईई के क्वेश्चन है यार। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज रिलेटेड टू पब्लिक सिक्योरिटी, टेरर कंट्रोल, ऐसे तो मैंने कुछ बताया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में था, तो था वो भाई जो भी था। देखो जो टेररिज्म कंट्रोल के बारे में था, अभी प्रेजेंट में जो मैंने आपको बताया यूपी, ठीक है, यूएपीए चल रहा है। ठीक है, अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट, जो कि 1967 में स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो टेररिज्म के लिए था। और भी थे, टाडा था, पोटा था, ये आपको याद रखना माइंड में। ठीक है, टाडा पोडा ये अपने क्या थे, टेररिज्म के लिए थे। पर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए था। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज और आर एप्लीकेबल टू प्रिवेंट द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया? देखो अब टेररिस्ट, देखो वही क्वेश्चन आ गया भाई, बढ़िया सा। ठीक है, और ये देखो केला के सेट में आया है ये वाला। ठीक है, पोडा था। ठीक, अब बताना आपको कब कब ये सब स्टार्ट हुए थे। ठीक है, टाडा था, ये था, ये नहीं था। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, केवल 1 2 और 3। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल यूएपीए। ठीक है, इट इज पास इन 2004। भाई कहाँ से 2004 में पास हुआ? 2004 में अगर मैं रिकॉल कराऊं भी तो आपको मैं कौन सा कराऊंगा, पोडा वाला कराऊंगा ना भाई। वो 2002 में शुरू हुआ, 2004 में जाकर खत्म हुआ। यहाँ से आप रिकॉल करते रहिए, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक, गलत हो गया। ठीक है, इट हैज लाइफ टाइम प्रिजनमेंट। ठीक है, बट नॉट अ डेथ पेनल्टी। क्या बात कर दी भाई, डेथ पेनल्टी भी तो रहेगी, लाइफ टाइम इम्पीचमेंट रह रहा है। तो वहां पे दो चीजें बताई थी, लाइफ टाइम इम्पीचमेंट भी रहेगा। मतलब इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, दोनों, देखो ना तो एक ना दो, ना एक ना दो। ठीक, the unlawful activities prevention act, which provides for more effectively for prevention of the certain unlawful activities of individuals and association dealing with the terrorist activities, was been first integrated in the year। ठीक है, तो देखो 90, ये इसी की बात कर रहा है। देखो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यू ए पी ए। ठीक है, ऊपर आकर के आप ऐसे याद रख लो भाई, 1967 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 96 आर्टिकल 23 and 22 24 of the Indian constitutions are related to which one of the following fundamental rights? देखो, राइट टू फ्रीडम नहीं बताया भाई, राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू रिलीजन अभी बताया कि 25 से 28 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी नहीं हुआ। देखो एमटीएस का आया हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। इतने हलवे क्वेश्चन है भाई, हमने इतना डीप में पढ़ लिया, ये सब हलवे सवाल हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर? तो किसमें 25 कहाँ से भाई, 25 में तो भाई अपने रिलीजन के बारे में। देखो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे अब। ठीक है, ट्रैफिकिंग के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ी, उसके एक्ट पढ़ ली। 13 में नहीं भाई, 5 में नहीं, ऑप्शन नंबर बी 23। ठीक, इन विच ईयर वॉज द मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? मिनिमम वेजेस एक्ट, देखो अब मैंने आपको ये टॉपिक पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पर मैंने शायद आई थिंक ये बताया था पिछले वाले में। तो ये हुआ था आपका 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, bonded labor include the right to minimum wages which was been upheld by the supreme court। ठीक है, देखो ये वाला केस एक मैंने नहीं आपको बताया था, वो वेजेस सिस्टम वाले में छूट गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। ठीक है, ये वाला एक्ट हुआ था यहाँ पे। फिर आया था, देखा इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। देखो अब लॉ एक, जैसे आप बोलो कि भाई अब इंडिपेंडेंस नहीं हुई, पर जब जब यहाँ पे ब्रिटिशर का राज, तो उन्होंने भी एक लॉ बना रखा था। तो उस लॉ को कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1927 में, ये आप मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इन विच ऑन द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इक्वल रिमरेशन एक्ट वाज बीन पास्ड? इक्वल रिमरेशन एक्ट कब पास हुआ था? इक्वल रिमरेशन का मतलब, अब तो मैंने आपको बता दिया कि मेल और फीमेल है, दोनों को इक्वल राइट्स हैं। अगर वो इक्वल नंबर ऑफ आवर्स
वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वल अमाउंट ऑफ वेजेस भी प्रोवाइडेड होंगे। तो वो 1976 में शुरू हुए थे, 1970 में नहीं, 1976 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 इज करेक्ट? ठीक है, इट इज अप्लाई टू ऑल इंडिया, इट इज अप्लाई टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, इट इज अप्लाई टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं भाई, पार्ट्स ऑफ इंडिया में थोड़ी ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो होगा ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट इज, देखो इसको सेंट्रली लेजिस्लेट के सही बात है भाई, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन्स एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। हाँ तो भाई ये बात सही है, क्योंकि देखो ऐसा होता था कि लड़कों को तो राइट मिल जाते थे पर लड़कियों को नहीं मिलते थे, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू द मेंस एंड वुमेन्स, ये भी बात सही होगी, इसी का मतलब ही तो यही हुआ, ठीक है। तो ए भी सही है, बी, ए गलत है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, उसमें नॉट पूछा ना, तो और बी, सी और डी सही है, ठीक है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ, भाई देखो 18 बताया नहीं मैंने, ठीक है, 16 बताया नहीं, क्या बताया था, 14 बताया था, ठीक है। जो हरीजियस जॉब्स होती हैं उसका मतलब होता है डेंजरस जॉब, ठीक है। और ये होता है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर मेंशन अंडर 24, ठीक है। वर्किंग इन माइंस, भाई देखो, हाँ देखो वर्किंग माइंस, भाई ये क्या होगा, भाई ये एक खतरनाक जगह काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। वर्किंग इन फैक्ट्रीज भी नहीं होगा। डोमेस्टिक सर्व, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब भाई आपके यहाँ कोई जैसे नौकर आ रहा है, वो काम कर रहा है, भाई उसके बदले में आपको उसको वेतन दोगे, अगर नहीं दो तो उसमें आप अपने हिसाब से काम कराते हो, तो इसका भी ये नहीं होगा। इसका होगा देखो इंगेजमेंट इन फैमिली एक्टिविटीज, जिसमें मतलब मम्मी ने अगर आपको काम दे दी तो भाई आपको करना पड़ेगा, वहां पे कोई राइट नहीं चलते, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you and have a nice day.